पीएसएस विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है।
√3/4 a स्क्वायर तो है ही है, इज इक्वल टू 1/2 a कॉमन ले लो पूरे में से, तो क्या आएगा P1 + P2 + P3 आएगा। ठीक है, ये काट लो, 2 दूना 4, a से ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया √3a/2 आ गया, इज इक्वल टू P1 + P2 + P3। आया कि नहीं आ गया? ठीक है, √3a/2 आ गया। ठीक है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि a इज इक्वल टू क्या आ गया, a इज इक्वल टू क्या आ गया P1 + P2 + P3 ना, और ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/√3 P1 + P2 + P3। क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? देखिए, मैंने कुछ करा नहीं है, मैंने बस इतनी सी बात की है कि एक बिंदु D लिया था और इस बिंदु D से हर एक साइड पर क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, अगर हर एक साइड पर परपेंडिकुलर डाल दिया तो आपने देखा कि जो पूरे त्रिभुज का जो एरिया होगा वो इस वाले त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ √3/4 a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ a × P1 + हाफ a × P2, क्योंकि हाफ बेस इंटू हाइट एरिया होता है ना, यहाँ पे काटा बीटा तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया। तो आपको ये याद होना चाहिए, अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु D लेके अगर हर एक साइड पर परपेंडिकुलर डाला जाए, ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए a इज इक्वल टू क्या होगा, a क्या है, समबाहु त्रिभुज की साइड है, a इज इक्वल टू क्या होगा 2/√3 P1 + P2 + P3। क्लियर है? a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/√3 P1 + P2 + P3। क्लियर है? ठीक है, चलिए हटा दो इसको। चलिए
तो आपने देखा इस तरह का भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ज्योमेट्री में बहुत सारी बातें होती जो कि आप पता होनी चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आइए अब इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन करूंगा, तो देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अभी देखिएगा, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। उस समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा? उस समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा जिस पर किसी बिंदु D से डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः 2√3, 3√3, 4√3 है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा जिस पर किसी बिंदु D से डाले गए लंब की लंबाई 2√3, 3√3, 4√3 है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कितने आसानी से कर सकते हैं। आप बताओ, अभी मैंने एक रिलेशन आपको बताया था, मैं पूरी बातें नहीं बता रहा हूँ, अभी मैंने रिलेशन बताया था कि A = क्या होगा 2/√3 P1 + P2 + P3 होगा कि नहीं होगा, बताया था। तो A = क्या होगा 2/√3, P1 कितना है 2√3 है, P2 कितना है 3√3 है, P3 कितना है 4√3 है, बोलो भाई, ठीक है। अब बताओ A = क्या होगा 2/√3 तो है ही है, इंटू ये देखो जोड़ लो सबको, 3 2 5 5 4 9 9√3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 9 दूना 18 हो गया। मतलब समबाहु त्रिभुज की जो भुजा आ गई वो कितनी आ गई 18 आ गई। और मैंने आपको समबाहु त्रिभुज का एरिया तो बेटा बता रखा है, क्या होता है √3/4 A² होता है। तो √3/4 तो है ही है, और A कितना है, साइड कितनी है 18 है, तो 18 का स्क्वायर, तो 18 × 18 कर दो, इसको काट लो, 2 दूना 4, 2 ना 18, 2 ना 18 ना, और 9 ना 81, 81 √3 आ गया। तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया आ गया कितना आ गया बेटा 81√3 आ गया। तो आपने देखा किस तरह से कितने आसानी से बातें ख़त्म हो गई ना। चलिए, क्लियर है सबको? चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। हटा दो बेटा। तो आपने देखा इस तरह से समबाहु त्रिभुज के बारे में भी हमने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी हैं। इतनी चीज़ें भी आप जानेंगे तो आपसे बातें हो जाएंगी, काफ़ी कुछ आपसे चीज़ें बनने लगेंगी, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे होने लगेंगे, ठीक है। अब देखो मैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ाने जा रहा हूँ बेस्ड अपॉन एंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड अपॉन एंगल ना, ठीक है। मैं यहाँ त्रिभुजों के प्रकार पढ़ाने जा रहा हूँ और एंगल के रिस्पेक्ट में त्रिभुजों के प्रकार पढ़ाने जा रहा हूँ कि एंगल के रिस्पेक्ट में त्रिभुजों को किस तरह से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि एंगल के रिस्पेक्ट में जो पहला त्रिभुज होता है उसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल या फिर न्यून कोणीय त्रिभुज, न्यून कोणीय त्रिभुज। अब बेटा जब भी न्यून कोणीय त्रिभुज की बात होगी तो न्यून कोणीय त्रिभुज ऐसा बनेगा, ठीक है। ऐसा कभी भी न्यून कोणीय त्रिभुज बनेगा तो हमेशा ऐसा बनेगा, जैसे यहाँ पे ABC हमारे एक न्यून कोणीय त्रिभुज है, ठीक है। और ये A है, ये B है और ये क्या है C है। और ये मान लीजिए कि C सबसे बड़ी साइड है। C क्या है? सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड है, ठीक है। C जो है हमारी वो सबसे बड़ी साइड है, ये आप मान लीजिए, ठीक है। इस त्रिभुज की जो सबसे बड़ी साइड है वो कौन है? C है। क्लियर है? ABC हमारा एक न्यून कोणीय त्रिभुज था। और न्यून कोणीय त्रिभुज में खासियत क्या होती है कि all three angles
ठीक है, ऑल थ्री एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री ना, ऑल थ्री एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब इस वाले कोण का भी मान 90 डिग्री से कम ही होगा, इस वाले कोण का मान भी 90 डिग्री से कम ही होगा, इस वाले कोण का मान भी 90 डिग्री से कम ही होगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखो आगे की बात मैं बता दे रहा हूँ। अगर कभी कभी आपको न्यून कोणीय त्रिभुज में केवल भुजाएं दी रहती हैं, केवल क्या दी रहती? भुजाएं दी रहती। जैसे मान लो किसी त्रिभुज में केवल आपको भुजाएं दी हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था बताओ ये कैसा त्रिभुज है, बताओ ये कैसा त्रिभुज है। किसी त्रिभुज के अंदर केवल आपको भुजाएं दी रहती हैं और भुजाओं को देख के आपको पहचानना होता है कि बताओ ये कैसा त्रिभुज है। ठीक है, तो आज के बाद से सुन लो, कभी भी अगर मान लो दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का सम, दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का सम बड़ी भुजा के स्क्वायर से बड़ा हो जाए, बड़ी भुजा के स्क्वायर से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। मतलब कि देखो मैंने सी को सबसे बड़ी साइड कह रखा है, ठीक है, और ए और बी सी से छोटी हैं, तो वही मैंने कहा कि दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का सम बड़ी भुजा से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। समझ जाना वो त्रिभुज कैसा होगा बेटा? न्यून कोणीय त्रिभुज होगा। अगर नहीं आपको याद हो रहा है तो ऐसे याद कर लो, छोटी का स्क्वायर प्लस छोटी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन बड़ी का स्क्वायर ना बेटा। जैसे आपको पता है कि जैसे किसी घर में 3 भाई हैं, तीनों की शादियां हुई, ठीक है, तो उसमें एक बड़ी बहू आती है और 2 छोटी बहू आती हैं। तो बड़ी बहू सबके ऊपर अपना राज जमाना चाहती है, नहीं, तो जो छोटी होती हैं दोनों आपस में मिल जाती हैं, और जब आपस में मिल जाती हैं तो उनकी ताकत ज़्यादा हो जाती है, और जब ताकत ज़्यादा हो जाती है फिर बड़ी वाली को फिर हौंकती हैं बेटा। नहीं समझे? क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करना है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या ध्यान रखना है कि छोटी का स्क्वायर प्लस छोटी का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बड़ी का स्क्वायर। तो समझ जाना वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, हटा दें इसको। अब याद रखोगे ना बेटा, अगर मान लो आपको एंगल नहीं भी दिया है तो आप साइड देख के बता सकते हो कि ये कैसा ट्रायंगल होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जानते हो कैसे बुझाएंगे? आपको 3 भुजाएं दे देगा, कहेगा बताओ ये कैसा ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है? तो अगर आपको ये वाली बात पता है तो आप बता दोगे कैसा ट्रायंगल है। क्लियर है? चलिए अगली बात हम करने जा रहे हैं बेटा राइट एंगल ट्रायंगल की। अगली बात हम करने जा रहे हैं किसकी? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है बेटा समकोणीय त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल या फिर समकोणीय त्रिभुज। बच्चे कह रहे हैं ये समकोणीय त्रिभुज क्या होता है? बेटा देखो मैं बना दे रहा हूँ, ये देखो ABC, जब कभी भी समकोणीय त्रिभुज बनेगा तो ऐसा बनेगा, ठीक है। समकोणीय त्रिभुज की क्या खासियत? जैसे C सबसे बड़ी साइड है मान लो, और ये A है और ये क्या है? B है। C क्या है? सबसे बड़ी साइड है। C क्या है? सबसे बड़ी साइड है। ये हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब गारंटी है कि इसमें एक कोण को 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तभी वो क्या बनाएगा बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। बोले तो समकोणीय त्रिभुज बनाएगा, ठीक है। और कभी कभी आपको मान लो, वैसे तो समकोणीय त्रिभुज देख के ही आप पहचान जाओ, कभी कभी नहीं पहचान पा रहे हो, आपको केवल ABC 3 भुजाएं दी हैं, तो कैसे पहचानोगे? C का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बेटा यही तो पाइथागोरस थ्योरम भी होती है, नहीं होती है? पाइथागोरस थ्योरम में मैंने क्या पढ़ा रखा है? मैंने पढ़ा रखा है कि कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होगी तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ना। तो मैं यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल में बड़ी का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 2 छोटी का स्क्वायर। मतलब बेटा यहाँ समझौता हो जाता है, 2 छोटी मिलके जब ताकत दिखाती तो बड़ी वाली के बराबर हो जाती, तो सब समझौता कर लेती हैं कि चलो प्यार मोहब्बत के साथ रहा जाएगा, एक ही घर में रहना जिंदगी भर, क्या ही इधर उधर करना। क्लियर है? चलिए बात समझ में आ गई। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है ये समझ में आ गया? बड़ी का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 2 छोटी का स्क्वायर का सम, ठीक है। चलिए हटा दो। अगली बात मैं करने जा रहा हूँ, अगली बात बेटा मैं करने जा रहा हूँ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। किसकी बात करने जा रहा हूँ? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसको भी पहचानना सीख जाओ। कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा तो हमेशा ऐसा बनेगा, ऐसा, इस तरह से बनता है ना,
ये A है, ये B है और ये C है। मान लो ये C बड़ी साइड है, ठीक है, ये C क्या है, बड़ी साइड है, ठीक है, और ये A है और ये हमारी मान लो B है। क्लियर है, ठीक है। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमेशा क्या होगा, वन एंगल is always greater than one angle is always greater than 90 degree but less than 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है, ठीक है। मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक कोण का मान 90 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा। जैसे हाल है, देखो दिख रहा है ना, 90 से बड़ा दिख रहा है, 180 से क्या दिख रहा है, एक ही एंगल का मान, ठीक है। अगर इसमें आपको पहचानना, मान लो एंगल से नहीं पहचान पा रहे हो, भुजाओं से पहचानना, तो कैसे पहचानोगे, इसमें ये होगा C का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर ना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बड़ी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन छोटी का स्क्वायर प्लस छोटी का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाता, दो लोग मिल भी जाते हैं तब भी बड़ी वाली एकदम दमखम रखे रहती, कहती आ जाओ मिल लो, जितने लोग को मिलना कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, ठीक है। तो बड़ी का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन छोटी का स्क्वायर प्लस छोटी का स्क्वायर, ठीक है। तो आज के बाद से साइड से आप पहचान जाओगे कि कैसे जानेंगे, साइड से कैसे जानेंगे कि अगर क्या नाम है, दो छोटी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन बड़ी का स्क्वायर तो वो एक्यूट होगा। दो छोटी का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू बड़ी का स्क्वायर तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। दो छोटी का स्क्वायर का सम इज ऑलवेज लेस देन बड़ी का स्क्वायर तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। क्या यहाँ तक बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए, अगर ये बातें आपको समझ में आ रही हैं तो मैं आगे की बात करता हूँ। फिर आगे की बात करूँ, अगला अब मैं एक एक ट्रायंगल पकड़ के आपको उसके अंदर की बातें कुछ बताऊंगा और आपको बातें समझ में भी आ जाएंगी। चलिए, पहला ट्रायंगल है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, बोले तो न्यून कोणीय त्रिभुज। अभी हमने कहा कि न्यून कोणीय त्रिभुज हमेशा ऐसा बनता है ABC, ठीक है। उसका ना मैंने आपसे कहा कि ऑल एंगल्स इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, ये भी मैंने कहा, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपसे ये भी कहा था कि छोटी का स्क्वायर प्लस समथिंग, ये कहा था ना, ठीक है। मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो थीटा होता है वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। उसके अलावा ये भी मैंने कहा था कि बड़ी का स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन छोटी का स्क्वायर प्लस छोटी का स्क्वायर। बोला था कि नहीं बोला था, बोलो भाई, ठीक है, ये तो बोला था ना, ठीक है। अच्छा, अब सुन लो मेरी बात। आपको पता है ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है बेटा। आपको पता है ट्रायंगल के अंदर 4 सेंटर पाए जाते हैं। एक पाया जाता है इन सेंटर, एक पाया जाता है सरकम सेंटर, सरकम सेंटर बोले तो परिकेंद्र ना। एक पाया जाता ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर बोले तो बेटा लंब केंद्र है ना भाई, ऑर्थो सेंटर। और एक पाया जाता मेरे भाई सेंट्रॉइड। क्या पाया जाता है? सेंट्रॉइड। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये जो चारों सेंटर हैं, ये जो चारों सेंटर मैंने लिखे हैं, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ऑल सेंटर्स आर इनसाइड द ट्रायंगल। ऑल सेंटर्स आर इनसाइड द ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ? इनसाइड द ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये, और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें चारों के चारों सेंटर त्रिभुज के अंदर पाए जाते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इन सेंटर, सरकम सेंटर, और उसके अलावा ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, ये चारों के चारों सेंटर त्रिभुज के अंदर ही पाए जाते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे बेटा। अगर ध्यान रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान रखोगे तो फिर वही है कि तैयारी करते रहोगे, फिर क्या ही करोगे बताओ ना। चलिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लिया जाए। चलिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं,
फिर अगली बात हम लोग करेंगे ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल की। आइए देखते हैं। त्रिभुज ABC एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। त्रिभुज ABC एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। त्रिभुज ABC एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस AB है, त्रिभुज ABC एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जिसका आधार AB है, जो कि 8 सेंटीमीटर है, CD एल्टीट्यूड है, इसका मतलब समझ रहे हो ना, CD ऊंचाई होगा त्रिभुज का, एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई होता है, ठीक है। CD एल्टीट्यूड है जो कि 6 सेंटीमीटर है, BC और AD के मिड पॉइंट बोले तो मध्य बिंदु, BC और AD के मिड पॉइंट बोले तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा लाइन की लंबाई क्या होगी? BC और AD के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन बेटा यही कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस AB है जो कि 8 सेंटीमीटर है, CD एल्टीट्यूड है जो कि 6 सेंटीमीटर है, AC और BD के मध्य बिंदु मिलाने रेखा की लंबाई क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं है, आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आओ डायग्राम बना लेते हैं मेरे भाई ना। चलिए एक डायग्राम बनाते हैं प्यारा सा। ये देखो प्यारा सा एक डायग्राम बन गया। और ये हमारा जो प्यारा सा डायग्राम बना इसका नाम है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नाम ही है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, बोले तो एक प्यारा सा त्रिभुज ना, ठीक है। तो ये त्रिभुज ABC हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और कह रहा है जिसका बेस AB है। देख लो AB क्यों नीचे लिया, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि आधार AB को इस बार नीचे लेना है, ठीक है। आगे कह रहा है जो कि 8 सेंटीमीटर, मतलब ये जो आधार है मेरे लाल वो कितना सेंटीमीटर का है? 8 सेंटीमीटर का है। क्लियर है सबको, ठीक है। आगे कह रहा है CD एल्टीट्यूड है, मतलब C से एक एल्टीट्यूड गिरा दो, इन लोग गिरा दिया भैया, 90 बनाएगा। एल्टीट्यूड का मतलब ही है वो 90 बनाना है, ठीक है। CD एल्टीट्यूड है। आगे कह रहा है जो कि 6 सेंटीमीटर है, मतलब CD की लंबाई बेटा कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे कह रहा है BC और AD के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, BC कहाँ है? ये BC का मध्य बिंदु ये ले लिया, मान लो P है ये ना, BC का मध्य बिंदु P ले लिया और AD, BC और AD, ये AD देख रहे हो, AD का मान लो मध्य बिंदु Q ले लिया ना। तो कह रहा BC और AD के मध्य बिंदु, ये देख रहे हो BC का जो मध्य बिंदु P है और AD का मध्य बिंदु जो Q है, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों क्या कर दो? मिला दो, ठीक है। तो इसी की लंबाई आपको बतानी, मतलब आपको किसकी लेंथ बतानी? फाइनली आपको PQ की लंबाई बेटा बतानी है। बताओ PQ की लंबाई आपको बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं तो कह रहा था मेरे भाई कि एक त्रिभुज ABC था जिसका आधार BC AB है 8 सेंटीमीटर का, CD एल्टीट्यूड है जो 6 सेंटीमीटर का है, और BC का मध्य बिंदु मैंने P ले लिया और AD का मध्य बिंदु मैंने Q ले लिया। तो यही इन दोनों के मध्य बिंदु को मिलाना है, रेखा की लंबाई आपको बतानी, बोले तो PQ की लंबाई आपको बतानी मेरे भाई। क्लियर है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, डाल दो बेटा, क्या लंब डाल दिए, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलो ऐसा करो, यहाँ से लंब डालो बेटा, एक लंब यहाँ से डालो और एक लंब यहाँ से डालो। दिख गया? अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसको R ले लो, ठीक है। मैंने क्या किया, पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर डाल दिया R पे ना मेरे भाई, और R से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, मतलब P से एक परपेंडिकुलर डाल दिया ये, ठीक है। अब समझ बात आ रही है, ठीक है। अच्छा अब मेरे भाई एक बात बताओ, मेरे भाई एक बात बताओ, क्या बताओगे? ये बताओ Q मिड पॉइंट है, ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ आपसे। Q मिड पॉइंट है? बच्चे कह रहे हैं हाँ है, ठीक है। अगर Q मिड पॉइंट है
और जो QR है वो CD के पैरेलल है कि नहीं है? बिल्कुल पैरेलल भाई, ये भी 90 डिग्री है, ये भी है, तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल है कि नहीं? बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। अगर Q मिड पॉइंट है और जो RQ है वो CD के पैरेलल है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि R भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, किसका? AC का। R भी क्या होगा? मिड पॉइंट। ये चीज़ मैंने पहले आपको पढ़ा रखी है, कि अगर RQ और CD पैरेलल आए और Q मिड पॉइंट है तो गारंटी R भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब सुनो मेरी बात। बेटा इस वाले त्रिभुज को देखो, देख रहे हो? CAD दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? अगर CAD आपको दिख रहा है तो बताओ ये 6 है और ये दोनों मिड पॉइंट को मिलाकर बनी और पैरेलल भी है, तो बताओ मिड पॉइंट थ्योरम की याद आती कि नहीं आती है? बिल्कुल याद आती है। अगर मिड पॉइंट थ्योरम की याद आती है तो बताओ ये पूरा 6 है, तो बताओ ये 3 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? मिड पॉइंट थ्योरम के हेल्प से त्रिभुज CDA में जो RQ है वो CD के पैरेलल है और ये दोनों मिड पॉइंट है, तो बताओ मिड पॉइंट थ्योरम मैंने यही तो कहा था ना, बेस के समानांतर लाइन रहेंगे और दोनों मिड पॉइंट है, तो अगर ये 6 तो 3 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना मेरे भाई? क्लियर है? चलिए अच्छा मेरे भाई ये बताओ, त्रिभुज आप CAB ले लो, ले लिए, ठीक है। बताओ R मिड पॉइंट है? हाँ है। P भी मिड पॉइंट है? हाँ है, बिल्कुल है, ठीक है। तो बताओ इसका बेस 8 है, तो बताओ अब त्रिभुज CAB की मैं बात कर रहा हूँ। त्रिभुज CAB में अगर R भी मिड पॉइंट है, P भी मिड पॉइंट है और जो RP है वो AB के पैरेलल है, तो बताओ RP AB का आधा होगा कि नहीं होगा? तो बताओ ये 8 है तो 4 होगा कि नहीं होगा? बोलो भैया, क्लियर है सबको? कहानी खत्म हो चुकी मेरे दोस्त, ठीक है। बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बताओ ये 3 है, ये 4 है, तो गारंटी ये क्या होगा? 5 होगा। कैसे? पाइथागोरस लगा के देख लेना, ठीक है। तो PQ कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। कहानी खत्म। बोलो, देख रहे हो? अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, जो ज्योमेट्री में कैलकुलेशन होती नहीं है, कॉन्सेप्ट से ही आप क्वेश्चन खत्म कर दोगे। यही ज्योमेट्री की खासियत है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ भाई। सबसे पहले त्रिभुज ABC बना लिया। AB 8 था, CD एल्टीट्यूड था, ये 6 था, ठीक है। P मिड पॉइंट लिया क्योंकि क्वेश्चन का आता। Q भी मिड पॉइंट लिया, AD का क्वेश्चन का आता। Q से मैंने एक परपेंडिकुलर गिरा R और यहाँ से भी गिरा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? फिर मैंने ये वाला त्रिभुज ले लिया, कौन सा? CDA त्रिभुज में आप देख रहे हो CD जो है RP के पैरेलल, मतलब RQ जो है CD के पैरेलल है और ये दोनों मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा तो ये 6 हो गए, 3 होगा। इसे त्रिभुज CAB में आप बताओ R भी मिड पॉइंट है P में, तो RP मिड पॉइंट से जो बन रहा है वो AB के पैरेलल है, तो बताओ AB 8 है तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से ये 4 हो जाएगा। तो बताओ ये 4, ये 3, तो ये क्या होगा? 5 होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल शुरू करेंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल शुरू करेंगे और जो ज़्यादा चीज़ें पूछी आती वो राइट एंगल ट्रायंगल से पूछी आती, तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।